नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुकेश। आपका एक बार फिर से स्वागत है फोक ब्रेन फेसबुक लाइव के प्रमुख कार्यक्रम कल्चर मैटर्स के एक और फ्रेश एपिसोड में। आज के कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जीवछ मिश्रा जी। कोविड-19 के दौर में जो पूर्वोत्तर भारत में पलायन हुआ है, उसी इनबाउंड माइग्रेशन के स्ट्रेटेजिक प्लानिंग पर वो बात करेंगे। तो अब मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर कैलाश कुमार मिश्रा जी से कि वो हमारे आज के मेहमान का संक्षिप्त परिचय के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करें। तो अभी हम कनेक्ट करते हैं डॉक्टर कैलाश कुमार मिश्रा जी को। जी सर, संक्षिप्त परिचय दीजिए हमारे मेहमान का। थैंक यू। फोक ब्रेन के जो कल्चर मैटर्स का प्रोग्राम है, इसमें आप लोगों का पुनः स्वागत है। और ये जो कोरोना वायरस है, इसने, जिसको कोविड-19 कहते हैं, इसने पूरे संसार को तहस नहस कर दिया है। लोग परेशान हैं, बीमार हैं, वैज्ञानिक लाचार हैं, डॉक्टर्स को समझ में नहीं आता है क्या करें। भारत जैसे गरीब राष्ट्र की बड़ी समस्या है। मजदूर के पास काम नहीं है, फैक्ट्री बंद हो गया है, वो अपने जो मातृ राज्य है वहां जा रहे हैं। और सबसे ज्यादा जो दुखद स्थिति है वह है जो बिहार के, पूर्वी उत्तर प्रदेश के, झारखंड के, छत्तीसगढ़ के, मध्य प्रदेश हिस्से के, नेपाल से सटता हुआ जो हिस्सा है उसके जो लोग हैं, बंगाल के कुछ लोग हैं, उनके जो लोग हैं जो वहाँ अलग अलग जगहों में, शहरों में, महानगरों में, राज्यों में जाकर स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और एक्स्ट्रा स्किल्ड होके अलग अलग कंपनियों में, फैक्ट्रियों में, अलग अलग जगहों में काम कर रहे थे, वो सारे चीज बंद हैं। वो जॉबलेस हो गए और उनको कहा गया कि अब अपने अपने जगह जाइए। उनको समझ में नहीं रहा था क्या करें। ट्रेन बंद, बस बंद, सारी सुविधाएं बंद। वो लोग पैदल चलने लगे। बड़ा अफरा तफरी का माहौल हो गया। फिर हुआ एक राजनीति का माहौल चला कि ये लोग जो अपने अपने राज्यों में जा रहे हैं, जो इनबॉर्न लेबर हैं, उनका क्या होगा? क्या वो अपने जिस राज्य में है, मातृ राज्य में, उस राज्य के लिए समस्या हो जाएंगे या क्या होगा? एक बहुत बड़ी समस्या लोगों के समक्ष उत्पन्न हुई। तो उसमें बहुत सारे लोग विचार कर रहे हैं, बहुत राज्य उसमें चिंता कर रहे हैं। बिहार भी इसमें चिंता कर रहा है। उत्तर प्रदेश में बहुत सारे स्ट्रेटेजिक प्लानिंग लिए गए हैं, छत्तीसगढ़ में लिए गए हैं। तो यह एक बहुत ही संजीदा विषय है, और संजीदा विषय है क्योंकि लोगों के रोजगार से, उनके स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पॉजिटिव सोच रखते हैं और उनको लगता है कि हर एक चीज को एक अवसर, एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना चाहिए। और ऐसे ही हमारे आज के वक्ता हैं श्री जीवछ मिश्र। जीवछ मिश्र MBA हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इनकी महारत हासिल है। ये बहुत ही गुणी लोग हैं। ये CEO के पोस्ट पर हैं, एडवाइजर्स हैं। ये पूरी दुनिया में घूमे हुए हैं। ये मार्केट के नेटवर्क को पहचानते हैं, इंडस्ट्री के धारा को जानते हैं और उस तरह से बात को ये समझने का, समझाने का प्रयास करते हैं। और ये चंद ऐसे लोगों में से हैं जो ये मानते हैं कि कोविड जो है यह पेंडेमिक नहीं है। पेंडेमिक हो सकता है उस मामले में कि लोग बीमार पड़ते हैं, कुछ मर रहे हैं, इस तरह की समस्या है। लेकिन जो इनबाउंड लेबर हैं, जो वापस जा रहे हैं अपने अपने राज्यों के लिए, उनके लिए या राज्यों के लिए या उद्यमियों के लिए, व्यवसायियों के लिए वो समस्या नहीं है। इट इज एन अपॉर्चुनिटी। और उस अपॉर्चुनिटी को कैसे यूज किया जाए, कैसे उसको प्रयोग में लाया जाए, जिससे लोग उस बात को समझ पाएं और एक नई धारा बने, उनके लिए नए जॉब अपॉर्चुनिटीज मिले, नई धारा में वो बहें और भारत सच में सोने का भारत बन जाए। सभी को अपने अपने जगहों में काम मिले, रोजगार मिले अच्छे। क्योंकि वो तो जब गए थे नहीं थे, रॉ थे, लेकिन जब वापस आए हैं तो वो स्किल्ड है, सेमी स्किल्ड है। तो उनके उस गुण को लेकर के कैसे करेंगे, इन सारी बातों पे मैं निवेदन करूंगा श्री जीवछ मिश्र जी से कि सर आप आए। फोक ब्रेन के इस पटल पे आपका आना हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हम आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। नमस्कार। नमस्कार। थैंक यू कैलाश जी एंड टीम, आपने मुझे मौका दिया। मैं आपके टीम का और आपका बहुत बहुत आभारी हूँ जो मुझे अपना व्यू कोविड के बारे में देने का आपने मौका दिया। कोविड विश्व की एक महामारी है
और जब विश्व में कोई भी चीज हो, आपके पड़ोस में अगर कोई तकलीफ हो तो आप उससे अछूता नहीं कर सकते। हमारे देश भी उसके भुक्तभोगी है और बहुत ही बड़ी संख्या में हमारे देश में यह बीमारी महामारी के रूप में फैली हुई है। ईश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद कि अगर दुनिया की तुलना में हम देखें तो हमारे यहाँ बीमारी कंट्रोल में है। 75% से ज्यादा हमारी रिकवरी रेट है और 1.09% का हमारा डेथ है। मैं अगर दुनिया की डेवलप कंट्री को देखूं तो डेवलप कंट्री इस बीमारी से कितनी त्रस्त है, तो मुझे लगता है हे ईश्वर, आपकी असीम कृपा है हमारे भारत पे। स्पेशली जो मैं ईस्टर्न इंडिया से हूँ, जिसको गरीब भारत कहते हैं, वहाँ पे ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना हॉस्पिटल की बड़ी सुविधा है। वहाँ तो परमात्मा और अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद ही काम करता है। और जो भी अब गवर्नमेंट, भारत सरकार वहाँ पे इमीडिएटली अंतरिम राहत की देने की कोशिश कर रही है, उससे काफी कुछ हमारा कंट्रोल में है। मैं अपने देशवासियों को, अपने ईस्टर्न वासियों को इस महामारी से शीघ्र सुरक्षित बचें और उससे निकल करके अपने जीवन धारा को फिर शुरुआत करें, मैं उनकी शुभकामना देता हूँ। कोविड-19 एक पूरी दुनिया के लिए एक महाप्रलयकारी है और उससे अपनी अपने तरीके से सारे विश्व में कोई न कोई समस्याएं खड़ी हुई है। कहीं पे आर्थिक समस्या है, कहीं सामाजिक है, कहीं पे अपनी उनकी गवर्नमेंट्स की समस्या है। मैं अपनी समस्या की बात करूं तो हमारे देश में काफी बड़ी समस्या रही कि हमारे मास पीपल माइग्रेट जो है, माइग्रेटेड वर्कर्स हैं, जो ईस्टर्न से भारत के विभिन्न प्रांतों में, चाहे जहाँ पे मास लेबर की डिमांड है, चाहे वो पंजाब हो, हरियाणा हो, वेस्टर्न पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जो दिल्ली के आसपास है, मध्य प्रदेश का वेस्टर्न पार्ट है, गुजरात है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है, छत्तीसगढ़ है और साउथ के जितने भी प्रदेश हैं, जहाँ पे हैवी इंडस्ट्री है, वहाँ पे हमारे ईस्टर्न के काफी श्रमिक हैं। और उन श्रमिकों को जिन हालातों में बड़े इन पैंडेमिक के दरमियान जो हैवॉक क्रिएट करके वो लोग अपने घर आए, और जो जिस दशा में अपने घर आए, जिनके पास में जो मॉडर्न कन्वेंस मिला, तो पैदल चल के आए। तो हमारी बच्ची ने मिसाल बनाई है, हमारे बिहार की है, जो गुड़गांव से अपने फादर को लेकर के साइकिल पर गई। जिन हालातों में वो लोग अपने आप को वहां पहुंचे, उन हालातों के लिए मैं अपने पूरे ईस्टर्न वासियों को धन्यवाद देता हूँ, उन्हें बधाई देता हूँ कि उन्होंने अपनी सकुशल अपनी वापसी की। बहुत सारे हमारे सामाजिक कार्यकर्ता और गवर्नमेंट के मिशनरीज भी इस पे काम किए हैं, वो भी धन्यवाद के पात्र हैं, जो इन्हें अपनी तरफ से पूरी सुरक्षित पहुंचाने में अहम योगदान दिए हैं। समस्या एक बहुत बड़ी है। काफी दिनों से मेरे मन में विचार आ रहा था कि क्या ये पैंडेमिक, एक महामारी हमारे लिए दुर्भाग्य है या हमारे इन ईस्टर्न के लिए एक सौभाग्य है। मैंने जब अपने कुछ बुद्धिजीवी और कॉर्पोरेट मित्रों से डिस्कशन की तो लोगों ने कहा, कैसी बच्चों की तरह बात करते हो, दुनिया के लिए महामारी है, तुम इसको सौभाग्य कैसे कर सकते। मैंने कहा, दोस्तों जरा सोचो, ये एक दुर्भाग्य नहीं, एक सौभाग्य है। ये सौभाग्य कैसा है, आज का एजेंडा यही है। इस एजेंडा में मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा, लेकिन किसी भी चीज को शुरू करने से पहले उसके बैकग्राउंड में, उसकी भूमिका में, उसके कल्चर को समझना बहुत जरूरी है। मैं अपने देशवासियों और ईस्टर्न वासियों को कोविड के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। कोविड लाइलाज बीमारी है, इसकी सुरक्षा आपके पास स्वयं है। जो मेरे मित्र शहर से माइग्रेट होकर गाँव में गए हैं, उनकी हो सकता है कि पूरी रहने की समुचित व्यवस्था ना हो, बहुत सारी उनको दिक्कत हो। उस दिक्कत में मैं फिर भी कहूंगा कि आप एक दूसरे से डिस्टेंस मेंटेन करें, साफ सफाई का ध्यान रखें, गवर्नमेंट के गाइडलाइन को फॉलो करें, डिसिप्लिन में रहें, कहीं मास गैदरिंग नहीं करें, किसी सार्वजनिक स्थल पर जाकर के कोई ऐसा कोई भोज भात या कोई भंडारा न करें जिससे बीमारी फैले। आपकी अपनी सुरक्षा है। हमारे गाँव में बहुत सारे इसके देसी इलाज होते हैं, बहुत सारे काढ़ा बनकर अपने हम इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं। उस बीमारी से लड़ने के लिए हमारे घरों में बहुत सारे इलाज होते हैं। हमारी माँ, हमारी चाची, हमारे दादी ने बहुत सारे नुस्खे दिए हैं, उन नुस्खों के लिए अगर किसी को तकलीफ है, वहाँ पे जो भी स्वास्थ्य विभाग के सुविधाएं उपलब्ध हैं उससे अवेल करें और अपने आप को सुरक्षित करें, ताकि एक अच्छे राष्ट्र के निर्माण की भूमिका वो निभा सके। मेरी शुभकामना है कि आप उस पर करें। मैं उसके बाद में आता हूँ कि चूंकि ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हिंदुस्तान के डिफरेंट प्रोविंस से इतने श्रमिक एक साथ माइग्रेट हुए हैं। मुझे नहीं लगता कि किसी भी ओकेजन में इस इंडिया में एक कल्चर था, होली और दीपावली और हमारे छठ पे वर्कर्स माइग्रेट होते थे या श्रमिक माइग्रेट होकर जाते थे, लेकिन वो टुकड़ों में जाते थे, वो एक एंजॉयमेंट करने के लिए जाते थे। एंड दैट्स द डिफरेंट फेज ऑफ द लाइफ। ये जो हमारा फेज है जिसमें मास लोगों ने माइग्रेट किया है, और जहां तक एक डाटा आई है हमारी इंडस्ट्री की फॉरम से
उसमें इंडस्ट्री के 60 से 65% वर्कर जो ईस्टर्न पार्ट के थे माइग्रेट हुए हैं, 100% माइग्रेट नहीं हुए हैं। उसमें बहुत सारे लोगों ने अपना घर द्वार अपनी अपनी मेहनत करके अपना एक आशियाना बना लिया है, उसने आशियाना को नहीं छोड़ा। जो किराए के घर में थे या जिनके साथ में वाकई बहुत सारी मजबूरी थी, उन्होंने 60 से 65% लोगों ने माइग्रेट किया है। हो सकता है ये प्लस माइनस हो, 5% ज्यादा हो या कम हो, बट टेंटेटिव डाटा है कि इतने वर्कर्स ने माइग्रेट किया है। और अगर इस माइग्रेशन की अगर संख्या देखेंगे, इन 4-5 हम ईस्टर्न यूपी, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, सम पार्ट ऑफ द मध्य प्रदेश, जिसको हम आप नॉर्थ मध्य प्रदेश कह सकते हैं, और उड़ीसा है, बंगाल है, और आसाम है, और सम पार्ट ऑफ द मिथिला का नेपाल पार्ट है। इसमें टेंटेटिव 5 से 6 करोड़ लोगों की माइग्रेशन हुई है, वर्कर्स की माइग्रेशन हुई है। इतनी बड़ी माइग्रेशन और एक साथ लोगों का अपने गांव में जाना, ये एक थिंक टैंक की जरूरत है। थिंक टैंक का मीन्स है कि आप उस पर सोचें कि क्या हम इतनी बड़ी मैन पावर को हम कैसे वहां पे होल्ड करेंगे और उनके लिए हम क्या अपॉर्चुनिटी देंगे। मैं इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को कैसे दूंगा? हिमांशु, 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 हेलो जी सुन रहा हूँ सर। तो यस, सुन रहा हूँ, आप बोलिए। आवाज आ रही है सर आपकी, कंटिन्यू आवाज आ रही है सर, आप बोलिए, आप बोलिए मिश्रा साहब, आप बोलिए। वी कैन हियर यू। कोई बात नहीं, वी कैन हियर यू, कंटिन्यू। कंटिन्यू कीजिए, हम सुन रहे हैं आपको। वी कैन हियर यू मिश्रा साहब, आप बोल दी। मिश्रा साहब, हम आपको सुन पा रहे हैं, आप बोलें। तो ये एक बहुत बड़ी एक अरेंजमेंट है कि इतने सारे मैन पावर एक साथ गए हैं, उनकी सामाजिक व्यवस्थाएं क्या होगी, क्या सामाजिक व्यवस्थाएं। सर कुछ टेक्निकल इशू से अभी हमारी बात नहीं हो पा रही है जीवच मिश्रा जी के साथ। बहुत जल्द हम उनके साथ फिर अभी होंगे। जब तक डॉक्टर कैलाश कुमार मिश्रा जी आपको बताएंगे इस कोविड-19 में जो भी प्लान हुआ है उसके क्या अभी प्रभाव हैं, आगे क्या होने वाला है। सर, ये जो कल्चर मैटर्स के अंदर मैं इसको क्यों लाया, इसके पीछे एक जो बहुत बड़ा कारण है वो यह है कि भारत में लगभग 6 करोड़ लोग हैं जो कला से जुड़े हुए हैं, कलाकार हैं। और वे लोग उस कला से जुड़े हुए हैं, कलाकार हैं, और कलाकारों की सबसे बड़ी विशेषता होती है कि उनकी ऑटोनॉमी होती है, वो स्वायत्त होते हैं, वो अपना काम करते हैं, और वो अपना काम करके वो कहीं नौकरी लेने के लिए नहीं जाते, या नौकरी भी करते हैं तो पार्ट टाइम करके वो अपना परफॉर्मेंस देके। कलाकार का मतलब छोटा ग्रुप नहीं होता, ड्रामा से लेके, पेंटिंग से लेके, गीत गाने से लेके, स्ट्रीट प्ले से लेकर के जो छोटे मोटे टेक्नोलॉजी है, क्राफ्ट का वो है, म्यूजिक है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना, सारा चीज जो है कला के अंदर, जितने भी चीजें हैं वो कला के अंदर आते हैं। सर मैं इंटरफेयर करना चाहूंगा, जीवच कुमार मिश्रा जी अभी जुड़ गए हैं हमारे साथ, तो उनको मैं कनेक्ट करूंगा, फिर आगे हम आपको बीच बीच में आपको कनेक्ट करते रहेंगे। सर आप कंटिन्यू होइए। हमारे 6 करोड़ से ज्यादा इंडस्ट्रियल वर्कर हमारे माइग्रेट हुए हैं। अदर देन दैट, सर हिमांशु यही था भाई से ना कह चलो क्या डिस्टर्ब हो गया। हेलो हेलो जी जी सर कंटिन्यू होइए। अच्छा, मैं कह रहा हूँ 6 करोड़ से ऊपर, 6 करोड़ हमारे इंडस्ट्रियल वर्कर डायरेक्ट इन्वॉल्व हैं। अदर देन दैट अलाइड 1.5 से 2 करोड़ वर्कर्स हैं जो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता महानगरों में जो अपनी रोजमर्रा की फेरी लगा करके व्यापार करते थे। तो तकरीबन जो ये डाटा आई है, 7.5 से 8 करोड़ के आसपास हमारे वर्कर्स माइग्रेट होकर के ईस्टर्न पार्ट में गए हैं। और ये बहुत बड़ी एक अच्छी खासी स्ट्रेंथ है। उन स्ट्रेंथ को उस स्टेट में कैसे गवर्नमेंट उसकी स्टैब्लिशमेंट की बात करेगी, एक बहुत बड़ी डिबेट है कि क्या गवर्नमेंट के टेम्पोररी राहत से ये परिवार वहां पे पल पाएंगे, या इनका भविष्य उज्जवल है, या पुनः ये अपने अपने वर्किंग प्लेस पे वापस आ पाएंगे,
या इनकी स्टैब्लिशमेंट के लिए वहां की सरकार और वहां के समाज और वहां की सामाजिक संगठन उस पर काम करेगी। आज का मेरा ये पूर्ण विषय ये है और इस पे मैं आगे चर्चा करने जा रहा हूँ। दोस्तों, हमारे जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं, हमारे इन स्टेटों से माइग्रेट होकर आते हैं, उनकी 3 कैटेगरी है, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और नॉन स्किल्ड। अगर मैं इनकी अर्निंग की बात करूं कि किन हालातों में ये बेचारे काम करते हैं, हिंदुस्तान में जितने रफ एंड टफ काम है, रफ एंड टफ का काम मतलब होता है कि आपकी 50 डिग्री से लेकर के 1200 डिग्री के टेम्परेचर पे जितने भी काम है, चाहे स्टील मैन्युफैक्चरिंग हो, रोलिंग हो, इंगट्स बनाना हो, या फोर्जिंग हो, या कास्टिंग्स हो, या जितने हैवीली काम हो, ये जितने भी काम है उसमें हमारे स्टैंड की वर्कर की अपनी एक उनकी एक्सपर्टीज में है, या ये कहें कि जो उनकी सामर्थ्य के हिसाब से जो उनको काम है वो काम उनको मिलता है। उनके लिए कहीं भी फूलों का ताज नहीं है, कांटे ही कांटे हैं। आफ्टर दैट, इस टेम्परेचर पे, इस एटमॉस्फेयर में काम करने के बाद वहां पे ऑर्गेनाइज सेक्टर में उनको मिलता नहीं है, जहां पे उनकी दिहाड़ी डेली बेसिस पे होती है। ना वहां पे ना उस कल्चर में उनको ग्रेचुइटी मिलता है, ना गवर्नमेंट के अदर प्रिविलेज मिलते हैं, ना उनको इंश्योरेंस मिलता है, ना उनके सेफ्टी के नॉर्म्स होते हैं। दोस्तों, मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम स्टैंड के लोग कितने संघर्ष करके भारत के विभिन्न प्रांतों में काम करते हैं, और उस समाज के निर्माण में, इंडस्ट्री के निर्माण में हमारा कितना बड़ा अहम भूमिका होता है, और क्या उस भूमिका के बाद में हमारी रिकॉग्निशन क्या है, क्या मुझे वो सम्मान मिलता है, मैं जिस सम्मान के हकदार हूँ। मैं दूसरी कैटेगरी की बात करूं या तीसरी कैटेगरी की बात करूं, पहले कैटेगरी में जो लोग फुल स्किल हैं, उनकी अर्निंग अप्रॉक्स 20 से 25 हजार रुपए की महीने की होती है। एवरेज वही है, किसी की 28 होती हो, किसी की 18 होती हो, 20 होती है। दूसरे जो वर्ग हैं सेमी स्किल के हैं, उनकी तकरीबन 15 से 18 हजार होता है, और जो तीसरी कैटेगरी है उनकी 8 से 12 हजार या 15 हजार होते हैं, जिसमें से ये लोग 70% का जो भी इनकी अर्निंग है, 70% उस मार्केट में रहने के लिए, अपने आप को स्टैब्लिशमेंट करने के लिए, डे टू डे को खर्चे करने के लिए, दवा दारू के लिए अपने खर्चे करते हैं। दोस्तों, इतनी कठिन मेहनत के बावजूद भी हम 8 से 10 हजार रुपए भी एवरेज हम लोग बचा के अपने नेटिव को नहीं पहुंचा पाते। कॉस्ट ये है कि हम अपने घर से कोई 2000 किलोमीटर, कोई 4000 किलोमीटर, कोई 5000 किलोमीटर में अपनी संघर्ष करके, अपनी बच्चे बीवी को छोड़ करके, मैक्सिमम जो हमारे साथी हैं जो माइग्रेट हैं वो अकेले रहते हैं, उनके माँ बाप बेचारे गाँव में पड़े होते हैं, उनकी बीवी बच्चे गाँव में होते हैं, उनकी एजुकेशन लेवल नहीं होती है, बच्चे अपने पेरेंट्स से बहुत दूर होते हैं। एक बहुत ही जटिल समस्या है, क्योंकि इन स्टेटों में जो अपॉर्चुनिटी है कम है, और इन्हें वहां पे माइग्रेट होना इनकी एक मजबूरी सी हो गई है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि वह उसमें जिस कॉस्ट पे हम ये सब चीजें करते हैं, क्या उस कॉस्ट पे हम अपने नेटिव में या अपने स्टेट में हम अपने आप को एस्टेब्लिश कर सकते हैं? ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है। मैं अगर इनकी सेफ्टी की बात करूं कि जो हमारे लोग काम करते हैं, उनकी सेफ्टी के नाम पर नेग्लिजिबल है। चाहे फ्यू इंडिया की जो कॉर्पोरेट हाउस है, दे आर टेकिंग केयर ऑफ द ऑल रिस्पेक्ट एंड रिस्पेक्ट। रेस्ट जगह जो उनकी एम्प्लॉयमेंट कंडीशन है, कभी कॉन्ट्रैक्ट में होते हैं, कभी वो एम्प्लॉयमेंट में होते हैं, कुछ इंश्योरेंस होती है, और हैविली एक्सीडेंटेड होते हैं, जिसमें कभी लोगों की लाइफ थ्रेट होती है, कोई न कोई बॉडी का पार्ट होता है। तो रिस्क फैक्टर बहुत है। उस कठिन परिस्थिति में भी हम पूर्वांचल के लोग अपनी मेहनत करके और अपनी पोजीशन को बना करके, संघर्ष करके, और अपने आप को सर्वाइव करते हैं। अब सवाल है, क्या इस कोविड में जितने भी 6-7 करोड़ लोग अनएम्प्लॉयड हुए हैं, क्या उनके लिए एक अनएम्प्लॉयमेंट रहेगी? वो सरकारी सहायता से गुजारा करेंगे जो उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिलती है, या उनके लिए कोई अपॉर्चुनिटी है? मैं ये कहना चाहता हूं दोस्तों, और बड़े कॉन्फिडेंस से कहना चाहता हूं, डाटाबेस कहना चाहता हूं, कि ये उनका दुर्भाग्य नहीं है। आज अगर इतनी बड़ी संख्या में वो अपने स्टेट में आए हैं, तो उस स्टेट की भी नैतिक जिम्मेदारी होती है, उस समाज की नैतिक जिम्मेदारी होती है कि जो समाज बिखर चुका है, गांव के किलोमीटर्स में भी देखें तो गांव में 10 लोग नहीं होते हैं, सारे नवजुवक अपनी रोजी रोटी में शहर छोड़ के बाहर चले गए हैं। उनके लिए एक ईश्वर का वरदान है, वो आए हैं, वहां पे अपॉर्चुनिटी है, उस अपॉर्चुनिटी को समझें। हर क्षेत्र में अपॉर्चुनिटी है। जो हमारे स्किल वर्कर्स हैं, उनके लिए आज मॉडर्न एग्रीकल्चर का कॉन्सेप्ट है, वहां पे एग्रीकल्चर इक्विपमेंट में बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। उसके बाद में वहां पे ऑलरेडी वहां पे फार्मास्यूटिकल्स का काम है, दवा की कंपनी है, फूड्स की बहुत सारी मशीनरी बनाती है, इंडस्ट्रियां हैं, वहाँ ऑटो सेक्टर्स में है। उसके बाद में माइनिंग का काम है, लॉजिस्टिक में बहुत बड़ा काम है, वहां पर ड्राइवरों के लिए बहुत बड़ा काम है, गाड़ियों का काम है, ट्रैक्टर्स हैं, बहुत सारे सेगमेंट हैं
जिस सेगमेंट में हम अपने आप को एस्टेब्लिशमेंट करके और वहां पे हम ग्रो कर सकते हैं, अपने मार्केट को हम एस्टेब्लिश कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटी की हमारे पास में ये सेगमेंट है जहाँ पे जितने भी स्किल लोग हैं, स्किल लोगों के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मैं सेमी स्किल की बात करना चाहूँ, आप देखें वहां पे बहुत सारे काम है, बढ़ई का काम है, लोहार का काम है, साइकिल की रिपेयरिंग की काम है, मोटर बाइक की रिपेयरिंग का काम है, मोटरसाइकिल की रिपेयरिंग का काम है, कार की धुलाई के लिए है, फर्नीचर का काम है, स्टील्स स्टील्स के जो प्रोडक्ट बनाते हैं, अलमारी बनते हैं गाँव में, बहुत सारे काम है। घरों में बर्तन रखने के लिए, घरों की अनाज रखने के लिए वहां बर्तन का निर्माण होता है, सारे फैब्रिकेशन का काम है। जो हमारे श्रमिक मैक्सिमम जो हमारे स्टैंड के लोग हैं इन्हीं कामों में बाहर शहर में हैं और इन शहरों की डिमांड वहां पे है। हमने अपनी गांव छोड़ा और दूसरे समाज के लोग, जो जो व्यापारी समाज के लोग हैं, वो हमारे जगहों पे जाकर के व्यापार करके और हम उनको उनकी मुनाफे पे दे करके हम उसको परचेज करते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि व्यापार की अपॉर्चुनिटी, हमारा हमारा जो स्टैंड पार्ट है तो मास पॉपुलेशन है देश का, वहाँ पे मास कंजम्पशन है, कंजम्पशन हर किसी प्रोडक्ट की है। मैं अपनी करियर में जितने भी प्रोडक्ट में रहा हूँ, चाहे मैं साइकिल इंडस्ट्री में रहा हूँ, मैं ऑटो में रहा हूँ, या मैं बाइक में रहा हूँ, या मैं डिफरेंट डिफरेंट स्टील में रहा हूँ, हमने देखा है ईस्टर्न इंडिया की कंजम्पशन किसी भी भारत के किसी भी प्रोविंस से सबसे ज्यादा होती है। हम टाइम टू टाइम फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्री से बात करते हैं, उन्होंने कहा कि मैक्सिमम कंजम्पशन जो है ईस्टर्न में है। इसका मतलब कि हमारी कंजम्पशन है, हमारा मार्केट है, तो क्यों नहीं हम अपने मार्केट को एस्टेब्लिशमेंट करें और हम वहां पे अपने आप को एस्टेब्लिश करें। आप देखें मोची का काम है, जूते बनाने का काम है, इस काम को हमने छोड़ दिया, बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। इलेक्ट्रिकल है, आप अगर इलाके में जाएं आपको ढंग का एक इलेक्ट्रिशियन नहीं मिलेगा। वो इलेक्ट्रिशियन शहर में काम कर रहे हैं, वहां पे अपॉर्चुनिटी है। घर में आप इलेक्ट्रिक का वायरिंग करवाएं, कंस्ट्रक्शन करें, आपको महीने का वेट करना पड़ेगा, वहां पे आदमी नहीं है। इक्के दुक्के इलाके में एक लोग हैं, दो लोग हैं जो काम करते हैं और उनकी मोनोपोली कॉस्ट है, क्योंकि वहां पे डिमांड सप्लाई की गैप है, डिमांड इज मोर सप्लाई, अच्छे लोग नहीं है और ये अच्छे लेवल पे है, वहां पे कंस्ट्रक्शन होती है जहाँ पे अपॉर्चुनिटी है। पैकिंग बॉक्स है, आजकल देखें हर जगह मिठाई का डब्बा बनता है, मिठाई की डब्बा बनती है, बहुत सारे डब्बे की मैन्युफैक्चरिंग है, हम हाईली कंजम्पशन है, फूड का पैकेजिंग है, उसके लिए बनते हैं। प्लम्बिंग का काम है, आप वहां पे अगर कोई नल लगवाना हो या आपको चापाकल ठीक करवाना हो, तो दूर दूर तक आदमी नहीं है, तो कि कोई गाँव में है ही नहीं, सारे लोग माइग्रेट हैं। अरे मेरे दोस्त, या मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है, मैं इस अपॉर्चुनिटी को अपने आप को एस्टेब्लिशमेंट कर सकता हूँ। और इसके साथ साथ देखें आजकल मोबाइल मोबाइल आदमी की जीवन धारा हो गई है। हर गली कुची में जहां भी आप चाहें, एक एक गांव में देखें तो 2-2 हजार 3-3 हजार मोबाइल है। 5% 7% मोबाइल की हर महीने की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपके गांव में 5,000 मोबाइल है और 7% 5% भी आती है तो देखें कितनी अच्छी खासी आती है। और एक आदमी की अर्निंग, क्योंकि नॉर्मली हमारे जो श्रमिक हैं, जो हमारे माइग्रेटेड हैं, उनकी, मेरा अपना सोचना है कि 500 से 700 रुपए की पर डे की अर्निंग है। और अगर मैं ये सोच लूँ कि 500 रुपए की अर्निंग हमको अपने नेटिव प्लेस पे करना हो, तो हमारे पास में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है जो मैं अपने स्किल को लेकर के मैं वहां पे अच्छी खासी अर्निंग कर सकता हूँ। ये हमारे स्किल वर्कर्स के लिए है। तीसरा हमारे नॉन स्किल वर्कर्स हैं, जिनके पास में कोई, उन्होंने शहर आए लेकिन शहर में उन्होंने हेल्परी का काम किया, ना सेमी है ना फुली स्किल्ड है। उनके लिए देखें शहर में लोग कैसे सर्वाइव करते हैं। शहर में हर जगह देखेंगे सब्जी वाले अपने रेडी लेके बैठे हैं, व्यापार है, अच्छी खासी सब्जी का काम हो सकते हैं। स्क्रैप का काम है, लोग अपनी अपनी रेडी गाड़ी लेकर के डोर टू डोर सारे प्लास्टिक के स्क्रैप, स्टील के स्क्रैप या मिसलेस स्क्रैप लेते हैं, उसको बेच करके अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। हिंदुस्तान की अगर हिस्ट्री देखें तो सारे कभी स्क्रैप बेचने वाले आज स्टील के बड़े बड़े फैमिली हो चुके हैं। ये क्योंकि एक व्यापार है। फल का दुकान, टाइम टू टाइम हमारे यहाँ जितने भी फल हैं उनको आप सेल कर सकते हैं। आजकल फ्लावर का मंदिरों के आसपास बहुत अच्छा है, बेलपत्र देखें, फूल देखें, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मैं कभी अपना गाँव जाता था, मंदिर पे कभी एक भी फूल की दुकान नहीं होती थी। मैं पिछले 2-3 साल में देखा कि 2-3 लोगों की फूल की दुकान लगने लगी है। लेकिन क्योंकि लोग कम होते हैं, फूल कम होते हैं, लोगों की डिमांड ज्यादा है, लोगों की श्रद्धा ज्यादा है, तो जो भी मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद है, वहां पे जो जो भी चीजों की रिक्वायरमेंट होती है उसके लिए एक अच्छा खासा हमारा मार्केट है। आप देखें लोगों ने सैलून का काम करना छोड़ दिया, नाई का काम करना छोड़ दिया। भाई क्यों छोड़ दिया आपने? शहर आकर के आप किसी के नाई के यहाँ दुकान में काम करते हो, आप अपनी गांव में खुद पे क्यों नहीं चलाते हो? एक चौक चौराहे पे अगर आप कुर्सी लेकर भी बैठोगे और एक अच्छी खासी अर्निंग होती है। आज की गाँव की रेटों में और शहर की रेटों में कोई खास अंतर नहीं रहा। अगर शहर में एक आदमी की अर्निंग 1,000 रुपये पर डे की होती है, तो हम अपने नेटिव प्लेस में क्यों नहीं कमा सकते हैं, जहाँ पे मेरे को ना कोई रेंटल देना होता, ना हमारे घर की कोई सामान, हमारे सब कुछ हमारा घर का होता है, हमारे परिवार के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने बच्चों के साथ में, अपने समाज के साथ हम सुरक्षित हैं। हम इन प्रोफेशन को करें। पहले देखें ईस्टर्न पार्ट में जूट की एक अच्छी खासी खेती थी, एक उद्योग था।
आप जूट के जो धागे बनते हैं, सो कॉल्ड रस्सी बनते हैं, एक बहुत बड़ा व्यापार है। आजकल जूट के कपड़े बनते हैं, जितने फैशन वियर हैं, जूट के बैग बनते हैं, शूज बनते हैं, मल्टी प्रोडक्ट हैं, स्कूलों का बैग बनते हैं। ये कॉटेज इंडस्ट्री में आते हैं, छोटे छोटे, हम अपना घरों में लगा के हम अपना काम कर सकते हैं, हम इस पे फोकस कर सकते हैं। धागा का काम है, धागे की काम भी अच्छी सारी चल सकती है। गाँव में रस्सी बनाने का काम था, एक अच्छा व्यापार है। आप शहर में देखें कि अगर एक आदमी 5 किलो की रस्सी बनाता है तो उसकी पर डे की अर्निंग क्या हो सकती है। उसके अलावा हमारा एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर की अगर आप देखें, जो चूंकि मैं बिहार के एक छोटे से गांव सतघरा बाबूबली मधुबनी से आया हूं, और मैं देखता हूं कि गांव में जो माइग्रेशन है, वर्कर्स बिल्कुल नहीं है। 30% खेती वहां पे इसलिए नहीं होती, वहां मजदूर नहीं मिलती है। और वहां भी मजदूर, अब वो जमाना चला गया कि यहाँ पे 2 किलो 1 किलो का काम करते हैं, वो भी 400-500 रुपए की अर्निंग पे काम करते हैं। तो मेरे दोस्तों, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। कभी धान की खेती होती है, गेहूं की होती है, गन्ना की खेती होती है। तो वहां पे जिस क्लास के, जिनकी जो स्किल है, वहां पे उनके लिए अपॉर्चुनिटी, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हमको समझना होगा कि हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। हम ये ना समझें कि बाहर जाके कमा सकते हैं, और अगर हमारी 500 रुपए की भी अर्निंग हो, और महीने में अगर मेरी 20,000 20 दिन की भी वर्किंग होती है, तो फिर भी मैं 10,000 रुपए कमा सकता हूँ। लेकिन उस 10,000 से हमारी सेविंग और हमारा लाइफ स्टाइल वहाँ बेटर हो सकता है, क्योंकि वहां के साथ, उस अर्निंग के साथ में हमारी अपनी एग्रीकल्चर लैंड भी है। हमको किसी को रेंट नहीं देना होता है, हमारी कोई प्रेशर नहीं होती है। हम एक ज्वाइंट फैमिली में इकट्ठे खाना बनता है और हम खाना खाते हैं। तो ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। उसके अलावा वहाँ पे चाय है, पकौड़े हैं, अदर अदर मिष्ठान की दुकान है, काउंटर पे है, चाट है। जो शहर में जो चीज बिकता है, सब कुछ गाँव में बिकता है। आप अगर एक साइकिल पे 50 ब्रेड की पैकेट लेके गाँव में बेचेंगे तो 1 घंटे के अंदर मिल जाती है। आप अगर 50 बेचने का मतलब होता है और 1 रुपए की मांगेंगे तो 50 रुपया घंटे में कमाते हैं। तो दिस इज द अपॉर्चुनिटी। उसके अलावा देखें, आप गाँव में अगर कोई कंस्ट्रक्शन करें तो आपको राजमिस्त्री के लिए 15 दिन वेट करना पड़ेगा। एक राजमिस्त्री नहीं है, क्योंकि फ्यू लोग हैं, बाकी सारे लोग शहर कमा रहे हैं। तो एक अपॉर्चुनिटी हमारे लिए है। उसके साथ में हमारे पास में धोबी हैं जिनके काम है सफाई, कपड़ों की सफाई करना, इस्त्री करना। उसके अलावा वहां पे जो राजमिस्त्री के साथ में मैंने बोला सेटरिंग का काम है। अगर आपको कंस्ट्रक्शन करना है तो राजमिस्त्री नहीं मिलेगा तो सेटरिंग नहीं मिलेगा। महीनों में आपको सेटरिंग के लिए वेट करना पड़ेगा, सेटर नहीं है। अरे मेरे दोस्त, अगर शहर में करते हैं तो हम ये गाँव में काम क्यों नहीं करेंगे। हमारे लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। हमको उस मार्केट को कैप्चर करना है। कैसे? अपने स्किल से, अपने बिहेवियर से, अपने एटीट्यूड से। ईद की व्यापार, सेंट की व्यापार, आप महीनों महीने आप देखेंगे कि फ्यू वर्ग है शहर के बड़े बड़े व्यापारी इसमें इन्वॉल्व है। भाई छोटे पैमाने पे लोग नहीं है, कोई आदमी इंटरेस्ट लेता है, वहाँ पॉपुलेशन नहीं है, दे ऑल आर माइग्रेटेड। तो ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है। लोहे की है, हार्डवेयर की दुकान है, हम उस पर कर सकते हैं। या हार्डवेयर में जो मैक्सिमम दुकानों पर अगर काम करते हैं लोग, तो मैं उनके एम्प्लॉय में काम कर सकता हूँ। हमारा एक ट्रेडिशनल व्यापार था ईस्ट इंडिया में, चूड़ी का, ला का, ये धीरे धीरे लुप्त होने लगा। मैं पिछले दिनों मैं कोलकाता में था, मैं किसी से पूछा, बोले इससे मोस्ट पॉपुलर है, लेकिन आज के लोगों को इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि सब लोग चमक दमक में नौकरी करने फैक्ट्री चले जाते हैं। भाई एक अपॉर्चुनिटी है। बार बार हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं कि भाई हम अपने 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 देश को अपने मुख्य धारा में जोड़ें, अपनी छोटे छोटे व्यापार की बात करें। ये अपॉर्चुनिटी है। अगर एक कोई आदमी चूड़ी बनाने की काम कर रहे हैं, उनके साथ में परिवार के 3 लोग होंगे, 2-4 लोग बाहर के भी काम कर रहे हैं, इट्स एम्प्लॉयमेंट। हम उस एम्प्लॉयमेंट को समझें। काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। और कपड़े सिलाई की मशीन की सिलाई की काम है, स्टिचिंग का काम है, ये बहुत बड़ा काम है। उसके अलावा मनहारी का काम है, छोटे छोटे काम करने, परचूनी का काम है। इसके अलावा आप देखें कि गुजरात में एक दूध पालन से अमूल ऐसी कंपनी खड़ी हो सकती है। हमारे बिहार में सिर्फ एक रेडीमेड ईस्टर्न इंडिया में देखें तो रेडीमेड दूध की बात आ रही है। हमारे यहाँ बिहार में सुधा चलता है, अदर कहीं मदर डेयरी चलती है, या कोई और ब्रांड चलता होगा। हमने अपनी ओरिजिनली गाय भैंस के पालने को बंद कर दिया। अरे मेरे दोस्त, हरियाणा को देखो, पंजाब को देखो, गुजरात को देखो, राजस्थान को देखो, जहां पर ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। हम उस इंडस्ट्री को पहचान नहीं पा रहे हैं। कि अगर हम एक अपनी हैसियत के हिसाब से, अगर मैं 1 या 2 गाय या भैंस पालता हूँ, उसकी जो हमारी अर्निंग है, दैट्स ए बिजनेस, दैट्स ए वन काइंड ऑफ द बिजनेस। ये हमारी एक अपॉर्चुनिटी है। उसके अलावा बहुत सारे काम है। आप देखें, बकरा पालना एक अच्छा है, हाईली कंज्यूमर मार्केट है मीट का। लोग बकरा पालते हैं, लोग मुर्गा पालते हैं, लोग घरों में मुर्गा लेकर के फिर अंडा का व्यापार करते हैं, और एक अच्छी खासी एक है। उसके अलावा मैं अभी देख रहा था, पिछले दिनों में एक मार्केट में गया, मैंने पूछा बुक बाइंडिंग कौन करता है? बोले नहीं सर, आजकल तो कोई नहीं करते, यहाँ पे मैन पावर नहीं मिलती।
तो अपॉर्चुनिटी जब मैं खुले मन से अपने अपने स्किल के हिसाब से हम लोग वहां बैठ करके अपने नजरिया से देखेंगे तो मुझे बहुत सारे अपॉर्चुनिटी मिलेगी। मैं ये नहीं कहता हूं कि आपको ये नहीं पता है, मैं कहता हूं आपको पता है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री इस पे बहुत जोर दे रहे हैं कि हमारे युवा बच्चों को नौकरी के साथ साथ में हमको मेन स्ट्रीम में लाना है। उसके लिए गवर्नमेंट के बहुत सारे प्रिविलेज आपको मिलते हैं, बैंक से आपको फैसिलिटी मिलती है। आप अपने अपने स्किल के हिसाब से अपने बैंक से फैसिलिटी लें, अपने स्किल के हिसाब से आप अपने गवर्नमेंट से भी बात कर सकते हैं कि हमको कोई अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। एजुकेशन, एजुकेशन हाईली एजुकेटेड जो लोग हमारे इस स्ट्रेंथ से आते हैं उसमें मैक्सिमम ग्रेजुएट आते हैं, चाहे वो टेक्निकल ग्रेजुएट हो या वो जनरल ग्रेजुएट हैं, और उनकी एक पहली धारणा होती है कि हमको गवर्नमेंट जॉब मिले। मेरे दोस्त, वो जमाना चला चुका। अब गवर्नमेंट जॉब में जो ऑलरेडी है, गवर्नमेंट के भी बहुत सारे डिपार्टमेंट कॉन्टैक्ट पे आ रहे हैं, कॉन्टैक्ट सिमिलर टू प्राइवेट। मैं ये कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट जॉब इस आरक्षण के चक्कर में ज्यादा ना पड़े। अगर आपकी एबिलिटी है और आप मेरिटोरियस हो और आपको लगता है कि डिजर्व गवर्नमेंट के ए क्लास, बी क्लास और सी क्लास जॉब के लिए मैं डिजर्व करता हूँ, तो आप जरूर करो। लेकिन आप मास लोगों को मैं देखता हूँ कि 35 साल 40 साल तक जब गवर्नमेंट जॉब के लिए बैठे होते हैं और जब उनकी एज खत्म हो जाती है सरकारी नौकरी की, वो फिर प्राइवेट में धक्का खाना शुरू करते हैं। मैं कहता हूँ आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर आपकी एबिलिटी है, आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठे, आप जरूर बैठे, लेकिन साथ के साथ एक आप अपना स्किल डेवलप कर लें। अगर आप बीकॉम है, आपकी अकाउंटेंसी की जो पैकेज है, सॉफ्टवेयर है, आपको आना चाहिए, ताकि अगर मान लो कल खुदा ने खास्ते आपको कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम में नहीं मिलती है एंड आपको अगर मार्केट में आना पड़ता है, आपके पास स्किल है, आप एक जनरल लेबर की तरह ट्रीट न करें, क्योंकि वहां पे सिर्फ डिग्री नहीं है। इंडस्ट्री को डिग्री चाहिए, लेकिन स्पेसिफिक डिग्री चाहिए। उसको मास में डिग्री की जरूरत नहीं होती है, उसको स्किल की जरूरत होती है। एक बीकॉम लड़का भी अगर कंप्यूटर ऑपरेटर है और एक 10+2 भी बीकॉम अगर कंप्यूटर ऑपरेटर है, तो कंपनी के नजरिया में दोनों बराबर है। वो बीकॉम वो देखता है इसकी स्किल क्या है। कि हमारे जो लोग आते हैं वो सिर्फ उनको ये होती है कि साहब हम बीए हैं, बीएससी है, हमने मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर लिया है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का भी हमारे इन स्टूडेंट में बहुत होर है। इंजीनियरिंग करके जरूर आए, अच्छे कॉलेज से आए। अगर अच्छे कॉलेज से आते हैं तो आपको वेलकम होता है, लेकिन अगर आप सिर्फ इंजीनियरिंग करके आते हैं और स्किल डेवलपमेंट नहीं करते हैं तो आपको इंडस्ट्री में रिकॉग्निशन नहीं मिलती है, क्योंकि आपको पता है कि मार्केट बहुत टफ है और मार्केट को जो पे करना चाहिए वो मार्केट पे नहीं करता। मार्केट सिर्फ स्किल को पे करता है। अगर आप स्किल डेवलपमेंट की बात करेंगे तो आपको जरूर होगा। और अगर आप ग्रेजुएट हैं और अगर आपका ये कॉन्सेप्ट है कि नहीं मेरे को अपनी व्हाइट कॉलर जॉब करना है, तो अगर मेरे को व्हाइट नौकरी ना भी मिले तो मैं व्हाइट कॉलर जॉब करूं, आपके लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटी है। आप कंसर्न से करें। आप कंप्यूटर की पैकेजिंग की कर सकते हैं, कंप्यूटर की रिपेयरिंग की बात कर सकते हैं, कंप्यूटर के पेपर्स की सप्लाई की बात कर सकते हैं। आपके लिए अच्छा सा मोबाइल शॉप खोल सकते हैं। आप ऑटोमोबाइल की ट्रेडिंग कर सकते हैं। आप उनकी सप्लाई का काम कर सकते हैं। किसी की फूड सप्लाई की बात कर सकते हैं। आप दवा कंपनी की कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटी आपके पास है, क्योंकि आप जिस स्टेट से आ रहे हो उस स्टेट में मास पॉपुलेशन है। और हिंदुस्तान की कोई ऐसी कंपनी नहीं है, जिस भी फील्ड की आप देखेंगे, चाहे फार्मास्यूटिकल्स हो, चाहे फूड हो, चाहे ऑटोमोटिव हो, चाहे क्लॉथ हो, वहां पे उसकी मेजर डिमांड है। सारे क्लास के लोग हैं, अगर डिमांड है तो सप्लाई भी है, लेकिन वहां अभी भी है कि पैसे देने के बाद में आपको क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। रीजन ये है कि हमारा जो उस मार्केट में फोकस है और ये हमारी कैरियर है, हम उसको कैरियर को नहीं समझते हैं। हम अनफॉर्चुनेट है कि हमारा समाज ने कभी व्यापार को नहीं समझा। जहां पे बच्चा पैदा होता है तो आशीर्वाद में ये मिलता है कि जिएगा तो मजदूरी करके भी गुजारा कर लेगा। समय चला गया। मैं उन अपने बुजुर्गों से, हमारे समाज के निर्माताओं से, समाज सुधारक से, हमारे शिक्षाविद से और हमारे राजनीतिज्ञों से चाहता हूँ कि इस मिथ्या को तोड़ें। उस बच्चे को वहां पे जो भी बिजनेस करना है उसको मोटिवेट करें, उसको डिमोरलाइज न करें, क्योंकि दुनिया में पैसा वाला आदमी तो व्यापार से बनेगा। आप देखें अदर इंडिया में, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि अदर इंडिया में और ईस्ट इंडिया में अंतर क्या है। अदर इंडिया वेस्टर्न पार्ट पैसा वाला क्यों है और हमारा ये गरीब क्यों है। तो मैं बिल्कुल इस बात पे कन्विंस हूँ कि बाकी लोग व्यापारी लोग हैं, उन्होंने व्यापार को समझा। अब अगर पूर्वी भारत में कहीं भी व्यापार की बात हो, आप देखेंगे हमारे राजस्थानी समाज वहां पे, आप हिंदुस्तान के पूर्वांचल में कहीं भी चले जाएं, आज से 100 साल 200 साल पहले माइग्रेट हो गए। आप अगर मैं ईस्टर्न की बात करूं, हमारे गुजरात के समाज में वहां व्यापार बैठे हैं, क्या वो किस लिए गए थे? आज से 200 साल पहले उनका विजन था
तो उन्होंने अपनी घर द्वार पे छोड़ के चले गए और वहां पे उन्होंने स्टैब्लिश कर लिया। आज हमारे साथ क्या है, हम व्यापार को नहीं समझते हैं, हम उस व्यापार के अंदर नौकरी करना चाहते हैं। मैं कहता हूँ ठीक है, उनका विजन है व्यापार को, हिंदुस्तान में किसी को भी किसी पार्ट में नौकरी करने की, व्यापार करने की आजादी है। उन्होंने भी उस समाज के निर्माण में अपना योगदान दिया है, सन उनका योगदान है, लेकिन उन्होंने कभी ये तो मना नहीं किया ना कि हम व्यापार न करें। हम व्यापार को समझें, हम स्टार्टअप को समझें। हर सेक्टर में अपॉर्चुनिटी है। और सबसे बड़ी बात है कि जो हम ईस्ट के लोग हैं, हम बड़े जुझारू लोग हैं, हम बड़े कर्मठ लोग हैं। हमारे इस देश के और हमारे विभिन्न प्रांतों में जहां भी हमारे श्रमिक हैं, उन्होंने उस समाज को बसाने में, उस समाज को इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने में, उन्होंने अपनी समाज शहर को बनाने में उन्होंने अपनी कंट्रीब्यूशन किया है। टाइम टू टाइम अनफॉर्चुनेट है कि जो रिकॉग्निशन उनको मिलना चाहिए वो रिकॉग्निशन उन्हें नहीं मिली, और कभी कभी उनके साथ मिसबिहेव भी हुआ। चलो वो एक पॉलिटिकल इश्यू है, मैं उस पर डिस्कशन नहीं करना चाहूंगा, ना मैं कभी पॉलिटिकल हूं और ना मैं कुछ पॉलिटिक्स की बात करना चाहूंगा। बट इस बात को हिंदुस्तान के इंडिपेंडेंट के 73 साल बाद मुझे लग रहा है कि लास्ट कपल ऑफ ईयर से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी साहब ने इस बात को समझा है। वो काफी स्टार्टअप की जोर दे रहे हैं। और मैं आपको जानकारी के लिए बताऊं कि जून के महीने में, जून और जुलाई में तकरीबन 12,000 कंपनियां, स्टार्टअप कंपनियां हिंदुस्तान में रिकॉग्नाइज हुई है, रजिस्टर्ड हुई है। और मुझे लग रहा है कि अगस्त में इसकी संख्या ज्यादा जाएगी, क्योंकि अगर अप्रैल में देखें, अप्रैल में 3 थी, 3 से हम जुलाई में 12 पे आ गए हैं, और मुझे लग रहा है कि इस महीने हम 15-18 पे आएंगे। एवरी मंथ कंपनियां ऑर्गेनाइज हो रही है, कंपनियां रजिस्टर्ड हो रही है। इसका मतलब है कि लोगों ने इसको अपॉर्चुनिटी को समझा है और अपने अपने तरीके से जो इनके स्किल्ड है, उसका स्किल्ड में वो अपॉर्चुनिटी वहां पे देखना चाह रहे हैं। सिर्फ गवर्नमेंट की तरफ लोग नहीं करते हैं कि हमको गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ करे। वो अपने आप सक्षम है, क्योंकि हम मजदूर हैं, हम मजबूर नहीं है। और हमारा हमेशा ये हमारा डायलॉग रहा है इस टर्न का कि सर हम मजबूर हैं, ना हम कल मजबूर थे, ना हम आज मजबूर हैं। बट हमको अपना नजरिया चेंज करने की जरूरत है, हमको अपॉर्चुनिटी को देखने की जरूरत है, हमको अपने पहचानने की जरूरत है, हमको अपने समाज को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है, हमको समाज को बिल्डअप करना है। हमारे पास में प्राकृतिक समुदाय है। आज इन प्रोविंस में बहुत सारे हाईवे बन चुके हैं, जिनके आसपास आप पान की दुकान या किसी भी अदर चीज को लेकर के बैठेंगे तो आपको 500 रुपए की अर्निंग, 600 रुपए की अर्निंग पर डे की हो सकती है। हम अपने विजन को स्टेबल और एक दूरगामी परिणाम के रूप में देखें कि हमको करना क्या है, और हम उस परिणाम को लेकर के अगर हम आगे चलेंगे तो मुझे अपनी सफलता बिल्कुल मिलेगी। लेकिन आप जो भी व्यापार करें, व्यापार छोटा करें, बड़ा करें, गवर्नमेंट इसमें रजिस्टर्ड कराएं, इथिकल काम करें। आप ये सोचें कि ये राष्ट्र चल कैसे रही है। आप तब तक राष्ट्र के बारे में न समझेंगे जब तक कि आप हिंदुस्तान से कभी बाहर ना जाएं। हम लोग भी जब पहले गांव में थे तो सोचते थे देश क्या है, भारत सरकार नोट छापती है, पेपर से नोट छापती है। दोस्तों ऐसे नोट नहीं छपती है। ये हिंदुस्तान के जो टैक्स पेई लोग हैं, जो अपनी हार्डकोर मेहनत करते हैं, वो भारत सरकार को 10% से लेकर के 30% टैक्स देते हैं। बड़े बड़े इंडस्ट्रियां, कॉर्पोरेट हाउस है जो अपनी अर्निंग करती है, फैक्ट्री चलाती है, उनके पैसे से आते हैं, उस पैसे से देश चलता है। तो क्या हम इस देश चलाने में हम भी अपना कोई योगदान दें, इस राष्ट्र को महान बनने में अपना योगदान दें। और अब उसके लिए क्या करना होगा, हमको अपनी फॉर्म हमारी छोटी हो चाहे बड़ी हो, उसको रजिस्टर कराएं। बिना किसी इफ और बट के हम उसको ट्रांसपेरेंसी पे रखें, अपनी एक्टिविटी को पोर्टल पर डालें, या अगर पोर्टल नहीं है तो जो भी गवर्नमेंट का प्रोसीजर है, मैनुअल है, उसको मैनुअल डालें। शॉर्टकट ना चलें, कोई अनइथिकल काम तो नहीं करें। हम चूंकि बॉर्डर के इलाके में है, और स्पेशली मैं बिहार की बात करना चाहूंगा, क्योंकि बिहार में मास वर्कर्स का माइग्रेशन हुआ है। बिहार में शराबबंदी है, और शराबबंदी का मतलब होता है कि शराब पीने के खिलाफ कानूनी कार्रवाई। आप वहां पे डिसिप्लिन में रहें, कोई भी अनइथिकल काम ना करें, या उस व्यापार को ना चूज करें जो व्यापार शॉर्टकट हो, उसके दूरगामी परिणाम बहुत खराब हो, और आप अपनी कैरियर को खो दें। आप गवर्नमेंट्स के जो भी अपनी एक्टिविटी है, या गवर्नमेंट के जो प्रिविलेज है, चाहे बिहार गवर्नमेंट की हो चाहे भारत सरकार की हो, उसको आप अवेल करें, और उस पर आप उनकी जो भी सुविधाएं उनको सुविधा लें। और जो नियर बाय बैंक्स हैं, उस बैंक से आप अपने प्रिविलेज लेकर के, या गवर्नमेंट के इंडस्ट्री डिपार्टमेंट है, हर डिस्ट्रिक्ट में इंडस्ट्री डिपार्टमेंट है, उनके ऑफिसर्स के बाद में गवर्नमेंट के बहुत सारे सेक्टर्स हैं। और कॉटेज इंडस्ट्री में कितने भी वहाँ पे स्कीम है उस इलाके में। अब अगर मैं किसी एक डिस्ट्रिक्ट की बात करूं, क्योंकि मैं मधुबनी से हूँ तो मैं मधुबनी की बात करूं, तो मधुबनी के लिए उन्होंने उनकी ज्योग्राफी के हिसाब से, वहाँ की नीड के हिसाब से उनके पास में है, वहाँ पे बिट्स बनाने की फैक्ट्री है, वहाँ पे आइस बनाने की फैक्ट्री के लिए प्रोविजन है, वहाँ पे कोल्ड स्टोरेज की है,
वहाँ पे आप सब्जी को और अपने फल को रख सकते हैं, उसके लिए स्टोरेज है। और वैसे बहुत सारे वहाँ पर अदर एक्टिविटी है, साबुन बनाने की है, वॉशिंग पाउडर की है, ब्रेड की है। ऐसे छोटे छोटे लेवल पे आप वहाँ पे स्टार्टअप कर सकते हैं। आप एक आदमी, दो आदमी, तीन आदमी मिलकर भी कर सकते हैं, या छोटा व्यापार करें। उसकी जो भी गवर्नमेंट की फैसिलिटी है उस फैसिलिटी पे जाएं, गवर्नमेंट के पोर्टल पे जाएं। और अगर कभी नहीं कोई समझ आती है तो जो भी वहाँ पे समाज के बुद्धिजीवी हैं उनसे फायदा ले सकते हैं। बट मुझे लग रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की टाइम टू टाइम इतनी आजकल ऐड आ रही है, ये मुझे नहीं लगता कि कुछ समझ लेना वाली बात नहीं है। बट अपने को नजरिया को क्लियर करना है, और मुझे करना क्या है ये मेरे को समझने की जरूरत है। अगर मैं ये समझ लूँ कि मुझे करना क्या है, तो हमको अपने आप में एक कोई ना कोई विजन मिलेगा, और उस विजन से हम आगे चलेंगे। रिफॉर्म ऑफ द सोसाइटी। और सबसे बड़ी बात है कि जब आपकी अर्निंग, जब आप समाज में रहेंगे, आज समाज के बारे में सोचेंगे। आप हिंदुस्तान के ईस्टर्न के किसी भी गांव में चले जाएं, अगर उस गांव में 100 घर की पॉपुलेशन है तो आप देखेंगे कि 80-70 घरों में ताला लगा हुआ है। आप पूछेंगे साहब ये कहाँ रहता है, आपको रिप्लाई मिलेगा ये गुजरात में रहते हैं, ये महाराष्ट्र में रहते हैं, ये साहब केरला में रहते हैं, इनके बच्चे वहां जो बच्चे रहते हैं, इनके मदर फादर मर गए, अब बेचारे कोई नहीं है। और जो 20% लोग हैं उनके घरों में बस किसी के बाद में फैमिली है, लेडी है, किसी के यहाँ बुजुर्ग बैठी है, कोई नहीं बैठा है। जब आप गाँव जाते हैं, अपने गाँव में लौटते हैं, अपने अपॉर्चुनिटी को देखते हैं, तो एक आपका, एक समाज में एक आपकी बॉन्डिंग होती है। आपको देखो कि आप अपनी अपनी मिट्टी से, खुशबू से आपको प्यार होता है। आप वहां पे, अगर आप कलकत्ता बॉम्बे या कहीं भी आप 15,000 रुपये कमाते हो, और आप 5,000 रुपये अपने गाँव बचा के ले आते हो, और अगर अपनी गाँव में आप 8,000 कमाते हो और 5,000 रुपये अपनों के बीच में रह के करते हो, तो कौन सा बेनिफिशियल है? हमारे लो बेनिफिशियल है कि हम उस काम को करें। हमारे पास में अपॉर्चुनिटी की कोई भी काम नहीं, कमी भी नहीं है, दूर की कमी नहीं है। हम किसी भी काम को, लेकिन कमी है। कमी क्या है? हमें एक दुर्भाग्य है, हमें एक अपनी कमी है। हमें एक सबसे बड़ी कमी है कि ईस्टर्न के लोग, हम अपने घर को कोई भी काम करने को छोटा समझते हैं, और अगर वही लोग दुनिया अपने घर से दूर से ले आते हैं, उसी काम को करने को तैयार होते हैं। क्योंकि इतने साल हो गए हम बाबूबाद की मानसिकता से नहीं निकले। मेरे दोस्त, समय चेंज हो गया, भारत के मुख्य धारा में आओ, दुनिया बहुत तरक्की कर रही है। और एक ही देश में जब आप ईस्टर्न में होते हो और जब वेस्टर्न में होते हो, तो क्या वेस्टर्न आपको रिकॉग्निशन करता है? नहीं करता, क्योंकि उन्होंने अपनी मेहनत कशी से, अपनी दिमाग से, अपनी ब्रेन से, उन्होंने अपने रिसोर्सेज को अच्छा करके उन्होंने अपने स्टेट को अच्छा किया। हम सिर्फ सर्विस देने के लिए पैदा हुए, हम सिर्फ सर्विस देने के लिए पैदा हुए। मैंने पहले कहा ना, मुझे आज से बाद ही मजदूरी करने की मिलती है। मुझे इस मिथ्या को तोड़ना है। हमको अपने समाज में एस्टैब्लिशमेंट करके, हमारी समाज के हिसाब से जो हमारी जरूरत है वहां पे बिजनेस को सेटअप करना है। और हमारे जो समाज के बुद्धिजीवी लोग हैं, उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि समाज में जो लड़के गए हैं उनको वहां पे करें, उनको होल्ड करें, उनको मोटिवेट करें, उन्हें आप डिमोरलाइज न करें, उन्हें आप डिमोरलाइज करेंगे तो समाज कभी नहीं सुधरेगा। ईश्वर ने एक बहुत बड़ी मौका दिया है कि हमारे लोग, इतने लोग एक साथ गए हैं, और उसके एक साथ होने का हमको फायदा मिलना चाहिए। तीसरा, जो सबसे बड़ी बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि डिसिप्लिन ऑफ द लाइफ। आप मास लोग गए हो तो इनडिसिप्लिन ना हो। इनडिसिप्लिन का मतलब ये होता है कि जो अभी हमारे पास में है, ऐसा नहीं है कि मैंने जितने भी आपको ट्रेडिंग की बात किया, अदर व्यापार की बात किया, उसके अलावा हमारे पास में अपॉर्चुनिटी नहीं है। हमारे पास अभी भी है, झारखंड में, उड़ीसा में अभी भी हैविली इंडस्ट्री है, मध्य प्रदेश में भी इंडस्ट्री है। आप उस इंडस्ट्री में योगदान दें, क्योंकि उस इंडस्ट्री में लोग बाहर से आके काम करते हैं, लोकल वहां काम नहीं करते हैं। क्योंकि एक मानसिकता हुई है, अगर आप देखें तो जब तक कोलकाता 80 तक कोलकाता की पोजीशन बहुत स्ट्रांग रही, तो ईस्टर्न इंडिया बड़ा स्ट्रांग रहा। जैसे जैसे वहां पे कांग्रेस की सरकार ने, अनसक्सेस स्टोरी उनकी रही, और वहां पे इनकलाब मुर्दाबाद हुआ, और धीरे 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 इंडस्ट्रियां वहां से बाइंड अप होकर चली गई, और लोगों का पलायन वहां से भागना, वहां से होना शुरू हो गया, और लोग साउथ की तरफ, लोग ईस्ट की तरफ, लोग वेस्ट की तरफ लोगों ने करना शुरू कर दिया। सिमिलरली बिहार की, आज के बिहार की मैं बात करूं तो नॉर्थ बिहार में जितने भी चीनी मिल थे, पेपर्स मिल थे, या अदर इंडस्ट्री थी, वो हैविली लेबर प्रॉब्लम का शिकार रही है। कुछ पॉलिटिकल शिकार रही, कुछ लेबर शिकार रही, और धीरे 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 इंडस्ट्री बंद हो चुकी। आज के बिहार में अभी हमारे वर्तमान गवर्नमेंट ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बहुत सारे हाजीपुर के आसपास इंडस्ट्री को स्टैब्लिश किया है। कुछ इंडस्ट्रियां आ रही है, कुछ लोग उन पर ट्रस्ट कर रहे हैं, कुछ का अभी भी ट्रस्ट नहीं आ रहा है, क्योंकि वहां पे सरकार बोलती है कि हम सब कुछ करेंगे, लेकिन उन्हें पता है कि वर्कर्स जो है बिहार में जाके ऑफेंसिव हो जाता है।
मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी डुअल पॉलिसी क्यों है कि जब हम बिहार, बंगाल, उड़ीसा में काम करते हैं तो हम ऑफेंसिव होते हैं, और यही श्रमिक अगर दूसरे पार्ट में होते हैं तो बड़ा डिफेंसिव होते हैं। तो ये ऑफेंसिव डिफेंसिव की लड़ाई का मतलब होता है कि हम डिसिप्लिन है, हम अपनी अपॉर्चुनिटी के दरवाजा को खुद बंद करते हैं। मुझे ये समझना पड़ेगा कि हमारे पास में क्या अपॉर्चुनिटी है। हमारे पास अभी भी झारखंड में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मैं बिहार और झारखंड को अलग अलग नजरिए से नहीं देखता हूँ, क्योंकि बिहार के लिए भी वहां पर अपॉर्चुनिटी के लिए कोई मनाही नहीं है। अगर मनाही है तो हमारे एटीट्यूड की है। उड़ीसा में देखें, उड़ीसा के जो वर्कर्स हैं, पूरी इंडिया में प्लम्बिंग के काम उनकी मास्टरी है, उनका एक स्किल है, और मैक्सिमम जो वर्कर्स वहां से माइग्रेट होते हैं वो प्लम्बिंग में होते हैं। प्लम्बिंग का ये है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक आप जहां भी जाएंगे, आप प्लम्बिंग में उनकी मोनोपोली है। आई अप्रिशिएट एफर्ट्स, क्योंकि इतनी बड़े लेवल पे उनकी अपॉर्चुनिटी शायद उड़ीसा में ना मिले, बट उनके पास में अदर भी अपॉर्चुनिटी है। तो मुझे नहीं लगता कि इस स्टेट को उनको ट्रेड की दिक्कत है, वहां भी काम कर सकते हैं। अदर जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स उड़ीसा में हैं, उनको उनके लिए बहुत सारे प्लांट हैं। गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा ने 2000 से लेकर के अभी तक में सैकड़ों एमओयू साइन किया है, जिसमें बड़े बड़े ग्रुप वहां पर स्टैब्लिश में हैविली है। आयरन ओर की माइनिंग है, कोल की माइनिंग है, उसके बाद में स्पॉन्ज आयरन का प्लांट है, बहुत सारे प्लांट है, पावर के प्लांट्स है, बड़े सक्सेसफुल कर रहे हैं। और अभी भी जब भी मैं बात करूं, वहां पर डिमांड और सप्लाई की बात होती है। आप पता लगेगा कि साहब ये प्लांट ठीक नहीं चल रहा है, क्यों जी? स्किल मैन पावर उपलब्ध नहीं है। एक तरफ जब मैं ये कहता हूँ कि हमारे पास में एम्प्लॉयमेंट की दिक्कत है, दूसरी तरफ मैं उन स्टेटों स्टैंड की स्टेट की बातें करता हूँ वहां पे क्वालिटी ऑफ मेन पावर नहीं है, और जो क्वालिटी ऑफ मेन पावर है उनकी दागड़ी है। वहां पे पोलिटिकलाइज बहुत होते हैं। हर वर्कर्स जो अभी आते हैं लौट के, वहां पे आते ही पोलिटिकलाइज हो जाते हैं। ये साहब ए पार्टी के हैं, बी पार्टी, सी पार्टी। आज ए पार्टी ने इंडस्ट्री को बंद कर दिया, कल बी पार्टी ने कर दिया, कल उनको चंदा नहीं मिला। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी हमारे स्टैंड के वर्कर्स हैं, मेरे दोस्तों, आप डिसिप्लिन में हो, डिसिप्लिन को समझें, और इंडस्ट्री को आप कैसे चलेगी। इंडस्ट्री अगर चलती है, एक इंडस्ट्री चलती है, उसमें अगर 1000 श्रमिक काम करते हैं, 1000 श्रमिक नहीं होते हैं, उससे 5 लोग, 5000 परिवार चलता है। फिर सप्लायर है, फिर डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, तो कम से कम 10,000 परिवार चलती है। और उसके साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रेवेन्यू मिलती है। उस रेवेन्यू से हमारा राष्ट्र निर्माण होता है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है। इसलिए अपॉर्चुनिटी है हमारे पास, अभी भी बहुत सारे इंडस्ट्री में अपॉर्चुनिटी है, लेकिन अपॉर्चुनिटी में हम उसको अवेल नहीं करते। बाहर के जो हमारे एम्प्लॉयर हैं, वो वहां से इंडस्ट्री ले जाने से डरते हैं। मैं उनको इस अपॉर्चुनिटी के बाद, कोविड के बाद एक आह्वान करें, एक मुहिम चलाएं कि सर हम डिसिप्लिन वर्कर्स हैं। अगर मैं हिंदुस्तान के किसी पार्ट में जाकर के डिसिप्लिन में उस स्टेट को बनाने में मैं अपना योगदान कर सकता हूं, तो मैं क्यों नहीं अपने स्टेट को बनाने में योगदान करूं। हमको एक संकल्प लेना है, हमको एक प्रतिज्ञा लेना है, उस प्रतिज्ञा लेकर के, और हम ये ना सोचे कि कोई काम छोटा है या बड़ा है, हम अपने समाज में ये काम करेंगे तो मुझे क्या कहेगा लोग। काम छोटा और बड़ा नहीं होता है, काम नहीं करने वाला छोटा बड़ा होता है। काम ना करने के 100 बहाने हैं और करने के एक बहाने हैं। हमको क्या संकल्प लेना है? वर्क टू बी डन। हमको काम को करना है और किसी कॉस्ट पे करना है। हमको इस संकल्प को लेकर के अपने अपने अनुभव, अपने अपने स्किल, अपने अपनी पॉकेट, अपने अपने रिसोर्स के हिसाब से वहां पर जो अपॉर्चुनिटी है उस अपॉर्चुनिटी को डेवलप करना है। और मैं ये कहता हूँ कि आप एक सब्जी की दुकान करो, और इतनी बड़ी सब्जी की दुकान करो कि आप 3 आदमी को नौकरी दो। तो भैया तुम एक आदमी लाने वाला हो, एक आदमी बेचने वाला हो, एक आदमी पहुंचाने वाला हो। आजकल होम डिलीवरी का जमाना रहा, गाँव में भी आप इस नए नए कॉन्सेप्ट को लाओ। आप देखो कि आजकल जितनी भी चीजें हैं सब होम डिलीवरी का जमाना है। आप यहाँ से बैठ करके आप लंदन ऑर्डर कर सकते हैं, आपके घर आ जाएगा। तो वहाँ की क्या नीड है? अगर वहाँ पे लोगों की जरूरत है तो आप फोन कॉल सुविधा पर लें, आप एक एक चीज को डिलीवरी करें। अपॉर्चुनिटी होगी। अगर एक दुकानदार अगर डिलीवरी की सर्विस देता है तो 2 आदमी की एम्प्लॉयमेंट होगी। अगर एक छोटी छोटी आदमी की 2 आदमी की 3 आदमी की अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करता है, तो मुझे नहीं लगता कि हमारे समाज की कई कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। आप जिस लेवल की बात करो, मैं अगर कंजम्पशन की बात करूं कि जो ब्रांडेड गाड़ियां हमारे स्टैंड में है, शायद बाहर अदर पार्ट के लोग इतने शौकीन नहीं है। हमारे पास पैसा हो सकता है कम हो, लेकिन हमारे पास शौक है हमको खाने की। हमारे खाने की बड़ी अच्छी शौक है। हम वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट खाते हैं, तो वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट खाते हैं तो वेराइटी ऑफ इंग्रेडिएंट यूज करते हैं, उसके लिए मटेरियल यूज करते हैं। तो चूंकि अगर हम ज्यादा खाते हैं या कम खाते हैं तो हम दवा खाते हैं। तो सारे कंजम्पशन हमारे पास में है। हमको अपनी नजरिए को समझने की जरूरत है, हम उसको कैसे उनको लेके चले। तीसरी जो एक हमारा सबसे बड़ी अनफॉर्चुनेट हमारे इसके साथ में है, खास करके जो हमारे भाई बंधु हैं, हमारे एज के हैं, हमारे अनुज हैं, हमारी माताएं बहनें हैं, मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। अगर किसी भी समाज की बात करें, मैं अगर पंजाब की बात करूं, गुजरात की करूं, राजस्थान की करूं, महाराष्ट्र की करूं, जो व्यापारी वर्ग है, टिल अलाइव, मैं बहुत सारे इंडस्ट्री को जानता हूं कि 85 साल 90 साल के हो गए, उनके निधन से 4 दिन पहले तक ऑफिस जाते थे। हमारे यहाँ दुर्भाग्य है कि एक बच्चा शहर में गया
और फादर नॉर्मली हमारे यहाँ अर्ली मैरिज होती है तो बच्चे जल्दी होते हैं। अब उसका दुर्भाग्य होता है कि जब फादर 30-35 साल 40 साल के होते हैं, बच्चा भी 20 साल का हो जाता है। और जैसे बच्चा दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता जाकर के नौकरी कमाना शुरू हुआ, उनको 2-4 हजार की मंडियर आना शुरू हुआ, उनके पिताजी धंधा छोड़ करके बूढ़े हो जाते हैं। ये रिटायरमेंट की तरह बात करते हैं। मेरे दोस्त, वो जमाना जा चुका है। आज के जो नई जनरेशन है, हाईली एजुकेटेड लोग हैं, हाईली एजुकेटेड लोग हैं, जिनकी अर्निंग 1-2 लाख रुपए के हैं, वो अगर पति पत्नी नहीं कमाते हैं तो उनका गुजारा नहीं चलता है। आप अगर 35 साल 40 साल में उस बच्चे के मनी ऑर्डर पर बैठ करके अपना गुजारा करना चाहोगे, इस समाज का निर्माण नहीं होगा। आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि अगर बच्चा बाहर कमाता था और अभी बाहर कमा रहा है, उसमें स्किल है, आप अपने स्किल को सुधारें। आप एग्रीकल्चर करते हैं, एग्रीकल्चर से अर्न करें। आपकी फिशरीज हैं, आपके पास में गांव में मछली पालन है, आपके पास में मखान का है, आपके पास में प्लांटेशन है। आजकल गवर्नमेंट की ऐसी ऐसी प्लांटेशन आ रही है कि 5 साल में आपको रिटर्न मिलना शुरू हो जाता है। वो हमारे पास में केले की बगान है, हम उसको कर सकते हैं। हमारे पास मॉनिटरी ठीक है, गन्ना है। अगर गन्ना चीनी मिल नहीं है, वहाँ पे गुड़ पैदा होते हैं, वहाँ के और बहुत सारे बाय प्रोडक्ट हैं। हमारे पास में आजकल वेराइटी ऑफ मैंगो की प्रोडक्शन होती है। मैंगो है, पपीता की खेती है, और भी खेती है। जो भी है हमारे पास में, जो भी हमारे जिस स्टेट में है, कहीं अनारस की खेती होती है, कहीं अमरूद की खेती होती है। जिन जो कल्चर में जो भी है, आप उसको उगाएं, उसकी एक अपना फिक्स अर्निंग को बना के रखें। आप इस पे डिपेंड ना हो जाए कि मेरा बेटा 5,000 रुपए कमाने लगा, उससे गुजारा हो सकता है। आप वो जमाना चला गया कि परिवार में 1 आदमी कमाते थे, 8 आदमी बैठ के खाता है, तो क्या होगा? उस 8 के बोझ से लड़का खत्म हो जाएगा। हमको अगर रियली अपने समाज को सुधारना होगा तो परिवार के, चाहे वो माताएं हैं, चाहे बहनें हैं, चाहे बहुएं हैं, चाहे उनके फादर हैं या बेटा है, सबको मिलके अपनी अपनी को मेहनत करना है और फिर उस समाज को हमको इकट्ठा करना है और हमको उसको प्रोस्पेरिटी को ले जाना है जो हमें वहां पे उपलब्ध है, हमको अपने पहचाने की है। हमारे पूरी अगर स्टर्न की बात देखें, नदियां और तालाब हमारा भरा पड़ा है। फिशरीज एक बहुत अच्छा व्यापार है, हम उसको धीरे धीरे इग्नोर कर रहे हैं। आजकल फिशरी कौन कर रहा है जी? ये हैदराबाद के व्यापारी हैं। क्यों जी? हैदराबाद के क्यों? यहाँ पे है नहीं कोई मेन पावर, हम क्या करेंगे? आप नदी नाले का ठेका ले सकते हैं गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट आपको स्किल के हिसाब से देती है, जिसकी जो एबिलिटी है। अगर आप पे वो एबिलिटी नहीं है मछली का, आपके पास अगर फंड की एबिलिटी है, आप उसको फंड से एस्टैब्लिशमेंट करें। आप ले, मैं अभी परसों एक जेंटलमैन से बात कर रहा था, हमारे बिहार के कटिहार से थे। मैंने पूछा जी आप क्या करते हैं? बोले मैं पहले नौकरी करता था, आजकल मखाने की खेती करता हूँ। बोले तालाब है? बोले नहीं तालाब नहीं है, हम लोगों ने अपने खेत की मेड़ को 2 फीट का बड़ा करके 2 फीट की पानी रखता हूँ और खेतों में करता हूँ। मैं कहा क्या अर्न करते हैं? कहता जी गिरे हालत में मैं 5 एकड़ में करता हूँ, मैं 2.5 लाख रुपया अपने घर में लेके जाता हूँ वर्कर्स को देने के बाद। हम सिर्फ मखान की खेती करते हैं। तो दिस इज ग्रेट अपॉर्चुनिटी। मैं कहा उसके बाद क्या होते हैं? बोले मैं तो उपजा के देता हूँ, फिर उसको लोग फ्राई करते हैं, फ्राई के मखान के शेप में देते हैं, उनकी अलग अर्निंग है। वहां से व्यापारी आते हैं, अलग अर्निंग है। आज पूरी दुनिया में हम मखाने के व्यापारी हैं। या अगर और भी देखें, हो सकता है कि आसाम में कुछ और हो, मेरे को नॉलेज नहीं है ऐसे प्रोडक्ट का, लेकिन मक्का है हमारे यहाँ, पूरे ईस्टर्न में मक्का होती है। आप मक्का को देखें कि कितनी प्रोडक्ट आती है। हम उस मक्का को खाने के लिए भी तैयार नहीं है। हमारा सत्तू है, हमारा इतना बड़ा प्रोडक्ट है, आज पूरी दुनिया ने मान गई और आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी उसमें मान चुके हैं। हमारे मिथिला पेंटिंग है, हमारे ईस्टर्न की अपनी बहुत सारी पेंटिंग है। ये बहुत बड़ा हमारा कॉटेज है, हमारा हैंडलूम का व्यापार है, हमारे गमछा है, हमारे प्रधानमंत्री भी यूज करते हैं, दुनिया यूज करती है। अपॉर्चुनिटी को देखें और अपॉर्चुनिटी को देखें, अपने स्किल को डेवलप करें। और मैं अब ये कहना चाहूंगा, इस स्किल के साथ साथ अगर हम बुद्धिजीवी लोग इस बात को समझें कि और दुनिया में क्या अपॉर्चुनिटी है, अदर जो हमारे ऐसे लोग हैं या जो इस प्रोग्राम के स्पॉन्सर हैं, ऑर्गेनाइजर हैं, कैलाश जी, मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि अदर जो हमारे हाईली क्वालिफाइड बच्चे बिहार से आते हैं, उन्हें मोटिवेट करें कि वो विश्व की स्पर्धा में अपने आप को सम्मिलित करें। आप अगर पंजाब की प्रोस्पेरिटी की बात करें, गुजरात की प्रोस्पेरिटी की बात करें, ये फॉरेन कहाँ, ये इंडिया में नौकरी नहीं करते हैं। इनके पास अगर ड्राइवर भी है तो ये कनाडा जाते हैं, ये फॉरेन जाते हैं। क्यों? इनको पता है कि वहां पर अर्निंग है। हम अपना दायरा क्यों इंडिया की किसी छोटी सी इंडस्ट्री से रखना चाहते हैं? हम अपना दायरा क्यों नहीं बनाते हैं? हमें क्यों नहीं ये कॉन्फिडेंट होता है कि मैं दुबई जाऊं, मैं अफ्रीकन मार्केट जाऊं, मैं यूएस जाऊं? और वहां पे सारे लोग बड़े बन के नहीं जाते हैं। वहाँ ड्राइवर की रिक्वायरमेंट है, वहाँ इंजीनियर की रिक्वायरमेंट है, वहाँ साइंटिस्ट की है, वहाँ प्रोफेसर की है। अगर इस थॉट प्रोसेस को हम शुरू करेंगे और हमारे समाज से 0.5% भी आदमी जाना शुरू होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा, वो 1 से 2 को लेगा, 2 से 3 को लेगा, उसकी मल्टीपल अर्निंग होगी। आज देखें पंजाब को, पंजाब की इकोनॉमी इंडस्ट्री से नहीं चल रही है, उनकी इकोनॉमी फॉरेन से चल रही है। उनके फॉरेन के पैसे कितने आते हैं? हमारी ईस्टर्न की इकोनॉमी इंडियन मनी ऑर्डर से चलती है। हमारे सरकार पिछले दिनों देखा, हमारे बिहार सरकार कह रही थी कि साहब हमारी इकोनॉमी ये है। मैंने कहा साहब अगर मनी ऑर्डर बंद हो जाए
हमारे गाँव में बंद हो जाएगी। ये मनी ऑर्डर की इकोनॉमी है, क्योंकि हमारे मास लोग मैग्नेटेड हैं, उनकी मनी ऑर्डर रहते हैं। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि मैक्सिमम लोगों के लिए आपके पास में अपने अपने प्रोविंस में, अपने अपने जिले में, अपने अपने गांव में अपॉर्चुनिटी है। मैंने बहुत सारे अपॉर्चुनिटी को आपको कहा। किसी को अगर कोई और भी कोई मन में कभी शिकवा शिकायत हो, कोई क्वेरी हो, आप हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, इस प्रोग्राम के स्पॉन्सर हैं, आप उनके टच में आकर के, उनके लीग में आकर के आप अगर उसको करेंगे तो मैं उसमें भी गाइड करूंगा कि पढ़े लिखे लोगों के लिए, हाईली क्वालिफाइड के लिए फॉरेन में कौन सी अपॉर्चुनिटी है। हम लोग भी अपनी समाज को इम्प्रूव करने के लिए समाज में हम कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, क्योंकि हम उस समाज से आए हैं, उस समाज ने हम सबको सब कुछ दिया है, इसलिए हम सबकी भी नैतिक जिम्मेदारी है कि समाज को हम बाइंड अप करें, समाज की ग्रोथ में अपना कंट्रीब्यूट करें। और तीसरा कि जिस कॉस्ट पे हम कमाने की बात करते हैं, जो मैंने इतनी बातें कहा कि अगर आप अपनी फैमिली के साथ में, अगर अपने फैमिली के साथ में बॉन्डिंग करके वहां रहते हैं। मैं कल किसी से बात कर रहा था, उन्होंने कहा साहब उनके फादर की निधन हो गई है और ये लड़का केरला के किसी कोझिकोड में काम करता है। अब वो अकेले बेटा है, 3 दिन से बॉडी पड़ी है। कभी सोचो कि जिस माँ बाप ने इतनी अरमान से हम सबको पाला, क्या हम सिर्फ शहर के चमक दमक में शहर छोड़ के गाँव चले गए? आज गाँव में क्या नहीं मिलता, शहर में क्या है? हमारे यहाँ अच्छी पानी की व्यवस्था हो रही है, गवर्नमेंट काम कर रही है, 24 घंटा लाइट है, टेलीविजन है। आपकी अगर नीड है तो आप अपने को फ्रिज रखो, एसी रखो, आपको पंखा रखो, कंफर्ट करो, लेकिन वहां पे कमा के अपने के साथ रहो। आप देखो उस मिट्टी की क्या खुशबू है, उस मिट्टी में क्या आनंद आएगा। उस मिट्टी में आप एक रोटी खा करके भी इंजॉय कर सकते हो। और अपने परिवार को देखो, समाज को, ये समाज अगर इसी रेशियो में रहा और हम सब के सब अगर माइग्रेट होकर के अपॉर्चुनिटी को खोते रहेंगे, हमारा समाज विघटित हो जाएगा और कभी हमको ये रहेगा कि नहीं हम कभी थे, हम स्टैंड से थे। इसीलिए हमको अपनी अपॉर्चुनिटी को देखने की जरूरत है और उस अपॉर्चुनिटी को समझने की जरूरत है और हमारे पास में अपॉर्चुनिटी की भरमार है, लेकिन नजरिया हमको साफ करना है कि मुझे क्या लेना है। हम कुएं में एक गिलास पानी के लिए वेट कर रहे हैं कि हमको कोई एक गिलास पानी दे, या हम एफर्ट्स करके बाल्टी डालें और कुएं से बड़े बड़े बाल्टी में पानी निकालें, खुद भी पिए और औरों भी पिए। ये हमारे ऊपर डिपेंड करती है। लेकिन इस सब के लिए सबसे नितांत जरूरी है कि हमारा नजरिया क्या है। हम इस चीजों को कैसे देखते हैं? हम इस चीजों को ये देखते हैं, अरे भाषण देना बहुत इजी है, भाषण दे रहे हैं आप लोग बुद्धिजीवी हैं, वहां से बैठ के बातें करते हैं। नहीं, हम लोगों का अपना प्रैक्टिकल अनुभव है और हमने अपने स्टैंड के श्रमिकों को अपनी 30 साल के कैरियर में बहुत करीब से देखा है। और मैं कितनी बार मेरे मन में बात आती थी, ये भगवान कभी अपॉर्चुनिटी दो, कभी शक्ति दो कि मैं इन लोगों तक अपना एक मासिक मैसेज पहुंचाने की कोशिश करूं कि मेरे दोस्तों, हम जो भी कर रहे हैं किस कॉज पे कर रहे हैं, क्या हमारे लिए सारे अपॉर्चुनिटी बंद हो चुके हैं? मैं कहता हूं कि आज जो भी कोविड हुआ, कोविड एक विभीषिका है, ये दुर्भाग्य है, लेकिन इस दुर्भाग्य को हम कैसे सौभाग्य में बदलें, उस पर हमने आपको अपनी व्यू दिया। और मुझे उम्मीद है कि अगर उसमें से अगर 25-50% लोग भी उस पर भी अगर पहल करेंगे तो आपको कामयाबी मिलेगी, आपको सफलता मिलेगी। और आप खुले मन से सोचो, और सबसे बड़ी बात है कि डिसिप्लिन में रहो, अपने परिवार के साथ रहो, सुरक्षित रहो, अपॉर्चुनिटी को समझो और मोटिवेट रहो। और देखो कि हमारे पास में ये मत सोचो कि मुझे सब कुछ आता है। दुर्भाग्य है कि हम समझते हैं कि हमको सब कुछ आता है, मुझे पता ही नहीं हमको क्या नहीं आता है। मेरे दोस्तों, मुझे जो नहीं आता है वो समझने की कोशिश करें, जो आता है उसके ढिढोरा पीटने से मुझे कुछ नहीं मिलेगा। ईश्वर उसी की मदद करते हैं जो अपना मदद खुद करता है। एक आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आप सब बैठे हो, आप ग्रुप मिलकर काम करो, इंडिविजुअल काम करो और अपनी अपॉर्चुनिटी को देखो। नौकरी की प्रायोरिटी आपकी सबसे लास्ट होना चाहिए, लेकिन जिनमें नौकरी करने की एबिलिटी है और उनमें लगता है कि नौकरी हमारे लिए राइट प्लेटफॉर्म है, आप जरूर करें। आपके रीजन्स में बहुत सारे इंडस्ट्रियां हैं, डिसिप्लिन में काम करें। और ये भी नहीं है कि अगर आप एक्स्ट्रा आपके पास में एक्टिविटी है और आपकी प्रोफाइल है, इंडिया के किसी अदर पार्ट में ले जाए, अदर पार्ट में भी जाए, बल्कि मैं तो अदर पार्ट से निकल के मैं फॉरेन भी जाने की बात करता हूँ। और जिस दिन हमारा ये नजरिया होगा कि हम फॉरेन तक भी जाएं, तो हम उस दिन अपने स्टेट को कंट्रीब्यूट करने में, हम राष्ट्र के निर्माण में योगदान करेंगे। हमारा स्टैंड भी उसी मुख्यधारा में आएगा जैसे हिंदुस्तान के बाकी मुख्यधारा में आएंगे। कल मुझे कोई पिछड़ा स्टेट कहता है तो मुझे चुभता है कि हम क्यों पिछड़े, हम किसी से पिछड़े, हम बुद्धिजीवी लोग हैं, लेकिन हम बॉर्न ब्रॉट अप नौकरी के लिए नहीं है। इस नजरिया से हमको निकलना है कि व्यापार से ही दुनिया बनेगी, व्यापार से ही हम
स्टेट की तरक्की दे सकते हैं और हम पैसे वाले हो सकते हैं। नौकरी तो आपने देखा, जितने भी 20 साल 25 साल आपने नौकरी की, एक महाप्रलय आई और कोई भी आपका 2 दिन साथ नहीं दे पाया। ये नौकरी का सच है, चाहे लेवल आपका हो चाहे लेवल हमारा मेरा है, हम सबके सब श्रमिक हैं। कोई छोटा है कोई बड़ा है, श्रमिक तो श्रमिक होता है, वी ऑल आर लेबर्स। और ये जो आप पे लागू होती है वो हिंदुस्तान के जितने भी प्रोफेशनल सब पे लागू होता है। आप स्वस्थ रहें, आबाद रहें और स्वस्थ हैं तो आपकी अर्निंग है, आपकी परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर ये आप नहीं है तो कुछ भी नहीं है। पुनः मैं आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं आपको देता हूं। कोविड से आप बचे रहें, अपॉर्चुनिटी को समझें और अपने नजरिया को बिल्कुल खुला रखें, खुले मन से सोचें कि हमारे पास में क्या अपॉर्चुनिटी है। ईश्वर ने एक आपको मौका दिया है अपने आप को पहचानने का, समाज के करीब जाने का, समाज में एस्टैब्लिशमेंट करने का। लेकिन इस सब के लिए मैं पुनः कहूंगा, अनुशासित होना बहुत जरूरी है। अनुशासन ही देश को महान बनाता है। अगर आप अनुशासित हैं, आपको कामयाबी आपके चरण छुएगी। और इसी ब्लेस के साथ जय हिंद, जय भारत। मैं मुख्य अपने एडमिनिस्ट्रेटर को, कैलाश जी को कहता हूँ आगे उसको जारी रखें। धन्यवाद। थैंक यू कैलाश जी, थैंक यू। हम लोग बोलते हैं कि हेलो, जी सर बोलिए, आप बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। हम लोग बोलते हैं स्मॉल इज ब्यूटीफुल। तो आपने छोटे छोटे उदाहरण देके बहुत बड़ी बातें की है, एक नया स्कोप दिया है। मुझे लग रहा है कि कल्चर कनेक्ट्स में हम इनबॉर्न माइग्रेशन की बात क्यों करते हैं। अब लगता है कि एक बहुत बड़ा इशू है और हमें इसको अच्छी तरह से एड्रेस करने की जरूरत है। और जो हमारे पास युवक जुड़ रहे हैं, जो भी लोग जुड़ रहे हैं, उनको हमको साथ लाना है और उनकी एक काउंसलिंग हो। आप लोगों के तरह जो प्रोफेशनल्स हैं उनके साथ मुलाकात करके अगर इसमें हम आगे बढ़ाएं तो ये जो आपका लेक्चर है लाइव, इसको मैं शुरुआत मानता हूँ, इसको अंत नहीं मानता। क्योंकि इसके बाद हमें लोगों को, चाहे श्रमिक हो या श्रमिक के लिए काम करने वाले हो या उद्योग वाले लोग हो, छोटे छोटे उद्योग जो बिहार में जाके करना चाहते हो या ईस्टर्न पार्ट के किसी भी क्षेत्र में जाके करना चाहते हो, अगर उनको इनकरेज किया जाए और उनको कहा जाए कि आप नौकर के बदले खुद ही मालिक बन जाइए और कहीं नौकरी मत कीजिए, अपने घर पे रहिए, अपने परिवार के साथ रहिए और भी सब्सिडियरी को भी देखिए, तो एक बहुत बड़ा काम होगा। आप हमारे फोक ब्रेन पे आए, हमें बहुत अच्छा लगा। मैं एक छोटी सी घोषणा यह भी करना चाहता हूँ कि हमारी एडवाइजरी ने ये निर्णय लिया है कि जो भी हमारे यहाँ कलाकार आएंगे, विद्वान आएंगे, जो भी आएंगे, उनको हम लोग उनके लेक्चर के बाद उनको हम एक सर्टिफिकेट देंगे, सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिसिएशन। तो वो आप सारे लोगों को एड्रेस पे चला जाएगा। तो इसके साथ मैं आपको पुनः, आप हमारे फोक ब्रेन परिवार में आए, हमें बहुत अच्छा लगा, हम उपकृत हुए और हम इससे हमारे और भी जो लोग हैं वो जुड़ेंगे और कुछ न कुछ उनको जानकारी मिलेगी, वो कुछ उत्साहित होंगे। थैंक यू सो वेरी मच फॉर कमिंग हियर। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। थैंक थैंक यू, यू।